हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुधा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। बस उसमें एक ही कमी थी कि उसके होठ काले थे, जिसके चलते सब उसका खूब मजाक बनाते। उसकी माँ हिना और पिता तिवारी अपनी बेटी की शादी का रिश्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुधा के लिए मोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। इस बार उसकी माँ अपनी बेटी के होठों पर लाल लिपस्टिक लगा देती है। तभी मोहन की माँ कल्याणी कहती है, अरे हिना जी, कुंडली दीजिए अपनी बिटिया की। ये लीजिए कुंडली, बहुत ही गुणी है मेरी बेटी। वो भी पता चल जाएगा। अरे पंडित जी, देखिए तो जरा कितने गुण मिल रहे हैं। अरे पंडित जी सुनिए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अरे बहन, जल्दी किस बात की है? पता नहीं ये लिपस्टिक कब तक टिक पाएगी मेरी बेटी के होठों पर। जी सुनिए, शादी अगले महीने ही करवानी होगी, क्योंकि सुनिए इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दिन बीतते जाते हैं। मोहन और सुधा की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा हर रोज लिपस्टिक खूब गाढ़ी लगा सबकी नजरों से अपने काले होठों को बचा लेती। साथ ही वो घर का सारा काम और जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास कल्याणी अपनी बहू से बहुत खुश थी, पर मोहन अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहा करता था, क्योंकि सुधा हमेशा ही अपने पति के पास जाने में बहुत घबराती थी। तुम मुझे एक बात बता दो, तुमने मुझसे ये शादी जबरदस्ती की है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो? आती हो तो अंधेरा कर देती हो कमरे में। जी वो हाँ वो क्या? सीधा बोलो ना, क्या बात है? जी वो दरअसल बात ये है ना कि मेरे होठ काले हैं। क्या मजाक कर लेती हो तुम भी ना यार। मैं सच कह रही हूँ मोहन जी। रुकिए, आपको यकीन नहीं होता ना? सुधा टिश्यू पेपर से अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को हटा देती है, जिसे देखकर मोहन हैरान हो जाता है। ये लीजिए, देख लीजिए मेरी सच्चाई। इसलिए मैं कमरे की लाइट बंद कर दिया करती थी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे ये सच छुपाया, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुम मुझसे माफी मत मांगो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। कमरे के बाहर खड़ी कल्याणी ये सब देख लेती है और गुस्से से तिलमिलाती हुई कमरे में आती है और सुधा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उसका हाथ पकड़कर खींच उसे कमरे से बाहर ले जाती है। मोहन अपनी माँ को रोकते हुए बोलता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आए, इसके होठ है या जला हुआ कोयला? कितना बड़ा धोखा दिया है इसने। माँ ये क्या बोले जा रही हो आप? सुधा मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी। आप इसे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। अरे इस घर में ये नहीं रहेगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे घर वालों ने आपसे ये सच्चाई छुपाई। उन्होंने बस ये इसीलिए किया ताकि उनकी बेटी का घर बस जाए। अरे ओ कोयला खदान जैसे होठों वाली लड़की, अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा मेरे घर से। तेरा असली चेहरा देखने के बाद तो मैं तुझे एक पल न रखूं अपने घर में। हाँ देखो माँ, मेरी बीवी को इस घर में नहीं रख सकते तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र मोह के चलते कल्याणी अपने बहू को घर से नहीं निकालती और गुस्से से तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब कल्याणी बात बात पर अपनी बहू को ताने देने और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कल्याणी अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की तरह तरह की तरकीबें सोचने लगती है। एक शाम मोहन 5 लाख रुपए लेकर घर आता है। सुधा, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? जी हाँ जी कहिए। ये लो 5 लाख रुपए और संभाल के रख देना, मेरे कंपनी के पैसे हैं ये। जी आप ये पैसे माँ जी को दे दीजिए ना, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे संभाल पाऊंगी? नहीं नहीं, जब तू पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो इसे क्यों नहीं रख रही?
माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ये लो, अब इसे संभाल कर रख दो। अच्छा ठीक है, जैसा आप दोनों ठीक समझे। मैं इन पैसों को तिजोरी में रख देती हूँ। सुधा पैसों को संभाल कर घर की तिजोरी में रख देती है। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब कल्याणी चुपके से पैसे तिजोरी से निकाल लेती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। वो अपने कमरे से कुछ सोने के गहने निकालकर सुधा की अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन को उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है। सुधा, वो 5 लाख रुपए दिए थे तुम्हें रखने के लिए, जरा उसे ले आओ। जी हाँ जी, अभी लाती हूँ। जैसे ही सुधा तिजोरी से पैसे निकालने लगती है तो देखती है कि वहाँ से सारा पैसा गायब है। ये सब देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। तभी मोहन और कल्याणी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सुधा यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ, दे दो ना पैसे। जी वो पैसे यहाँ नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो पैसे यही रखे थे। हाय हाय हाय, बाकी तो सब चीजें हैं, बस पैसे ही गायब है यहाँ से मोहन बेटा। सुधा, मैंने इतना भरोसा करके तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी। अरे बेटा, मैंने इसे कुछ गहने लेते देखा था, तू चल मेरे साथ। सुधा, मोहन और कल्याणी तीनों सुधा के कमरे में जाते हैं, जहां उसकी अलमारी में रखे नकली सोने के गहने मिल जाते हैं। तभी कल्याणी बोलती है, देख बेटा, ये काले होठों वाली तेरे पैसों पे डंकनी बनकर बैठी थी और गहने बनवा रही थी, कल मुंही कहीं की। नहीं नहीं मोहन जी, मैं नहीं जानती ये गहने यहाँ कैसे आए। बस सुधा, मेरे यकीन का ये सिला दिया तुमने। तुम जानती भी हो वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। ओहो, देख लिया बेटा, तुझे तो अपनी माँ से ज्यादा इस काले होठ वाली पर था भरोसा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। मोहन बिना सुधा की बात सुने उसे घर से निकाल देता है और वक्त पर कंपनी के पैसे ना लौटा पाने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। बहुत जगह घूमने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता, जिसके चलते वो डिप्रेशन में रहने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे अपनी बीवी सुधा की याद आने लगती है। ऐसा होता देखकर कल्याणी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बेटा, मैंने तेरे और सुधा के साथ बहुत गलत किया। सुधा ने वो पैसे चोरी नहीं किए थे, बल्कि मैंने चुराए थे, ताकि उसे तेरी नजरों में गिरा सकूं। और बेटा, ये गहने नकली हैं, मुझे माफ कर दो, बहुत भूल हो गई मुझसे। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये बीमार है, ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बिना आपकी परमिशन के इस घर में वापस चली आई। अरे सुधा, तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी किया धरा था वो मेरी माँ ने किया था। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे। मैंने हमेशा तेरे काले होठों को देखा, तेरे गुण ना देखे। हाँ नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, गलती मेरी भी थी जो मैंने आपसे सच छुपाया। इस तरह सुधा अपने ससुराल वापस लौट आती है और दिन रात अपने पति और सास की सेवा करती है। उसकी सास को अब अपनी बहू के काले होठों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि किसी इंसान की खामियां उसके संस्कारों और गुणों को नहीं छुपा सकती। फिर सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। दीपिका एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और सुशील लड़की थी। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, पर सबसे ज्यादा गोलगप्पे। वो अलग अलग जगह जाकर गोलगप्पे खाया करती थी। धीरे धीरे उसे इसकी लत लगना शुरू हो जाती है। जिस दिन वो गोलगप्पे नहीं खाती थी, उसे अपना दिन अधूरा लगता था। उसकी इस लत के कारण उसकी माँ रीता और पिता कृपाल बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक दिन
दीपिका, कब तक सोती रहेगी? चल उठ जा, निकम्मी। अरे माँ, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? कोई काम नहीं है क्या? अरे बेटा, सुबह के 8 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोती रहोगी क्या? कॉलेज नहीं जाना? नहीं माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है। मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर आज चांदनी चौक जा रहे हैं, वहाँ के स्पेशल गोलगप्पे खाने। हाय रे, तेरे गोलगप्पे के चस्के! चल जल्दी से तैयार हो जा, और सुन, शाम को टाइम से घर आ जाना, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल माँ, क्यों नहीं? दीपिका जल्दी से उठ खड़ी होती है और तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक चली जाती है। वहाँ जाकर वो अलग अलग तरीके के गोलगप्पे खाकर ट्राई करती है। शाम को जब वो घर आ रही होती है, तब रास्ते में उसे उसका बॉयफ्रेंड राहुल मिलता है। कहाँ से आ रही हो तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ चांदनी चौक घूमने गई थी। मुझे ना सब पता है। तुम ना किसी और के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही हो और मुझे बोलती हो कि दोस्तों के साथ घूमने गई थी। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये बात बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। दीपिका उदास और रोती हुई घर आती है और सीधा अपने कमरे में घुस जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दीपिका धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। उसकी माँ ये सब देखकर काफी परेशान हो जाती हैं और उसकी दोस्त रेखा को घर बुलाती हैं। क्या हुआ आंटी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे रेखा बेटा, पता नहीं दीपिका को क्या हो गया है। न ढंग से खाती है, न पीती है, न ही किसी से बात करती है। मुझे तो बड़ी चिंता होती है उसकी। कोई बात नहीं आंटी, मैं बात करती हूँ उससे। रेखा दीपिका से मिलने उसके कमरे में जाती हैं और उससे पूछती हैं, दीपिका, क्या हुआ दीपिका तुझे? रेखा, रेखा तुझे पता है राहुल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। क्या? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो छोड़ उसे यार, जो चला गया सो चला गया, तो उस पे ज्यादा ध्यान मत दे और चल तेरे को जन्नत में ले चलती हूँ। रेखा दीपिका को अपने साथ गोलगप्पे खिलाने ले जाती है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गोलगप्पे का कंपटीशन हो रहा है। दीपिका तो इसमें पार्टिसिपेट करना, तू पक्का सबको हरा देगी, मेरी गोलगप्पा क्वीन। क्या? मैं? हाँ तू मेरी माँ। चल अब तैयार हो जा, कब से गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है। रेखा वहाँ जाकर दीपिका का नाम दर्ज करवा देती है। फिर क्या था, उसने अपने गोलगप्पे खाने पीने का गुण वहाँ भी दिखा दिया। देखते ही देखते वो हर किसी को हरा देती और कंपटीशन जीत जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। दीपिका बड़े बड़े खाने पीने के कंपटीशन जीतने लग जाती है और उसका काफी नाम हो जाता है। कुछ दिन बाद उसे देखने लड़के वाले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद दीपक और दीपिका की शादी हो जाती है। दीपिका एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर वो अपने खाने पीने का शौक बरकरार रखती है। वो आए दिन या तो खुद घर पर कुछ बना लेती या फिर बाहर से कुछ मंगवा लेती, जिसे लेकर उसकी सास सुमित्रा उसे ताने देती रहती थी। अरे ओ बहू, अरे कब तक खाती रहेगी? थोड़ा तो घर वालों के बारे में भी सोच। अरे तो सासू माँ, आप भी खा लीजिए ना, मैंने कौन सा आपका हाथ रोका है? अरे हाथ चाहे रोका हो या ना रोका हो, लेकिन तुझे अपने पति के बारे में तो सोचना चाहिए ना। बेचारा कैसे कैसे करके पैसे कमाता है और तू पूरा दिन बस चपड़ चपड़ खाती ही रहती है। हाँ देखिए सासू माँ, आपको खाना है तो खाइए, वरना ये डायलॉग बाजी मत चलाइए। जुबान भी तीखी मिर्ची की तरह एकदम कड़वी है।
सास के आगे कैसे बोल रही है पटर पटर। तो आप तो बड़ी चीनी में डूबी हुई पताशा हो ना, करेला हो वो भी नीम चढ़ा। दीपिका और सुमित्रा का आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन। दीपक, क्या मैं इतना ज्यादा खाती हूँ? बताना जरा। नहीं तो किसने कहा तुम्हें? तो तुम्हारी माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा कि मैं इतना खाती रहती हूँ? अरे अब से तुम्हें ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मैं माँ से बात कर लूंगा ना। बस अब खुश? बहुत खुश। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूं। ये फूड ब्लॉगिंग क्या होता है? अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके का खाना खाकर उनके वीडियो शूट करना, फिर उन्हें YouTube या Instagram पर पोस्ट करना और लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिलने पर ना इनकम भी मिलती है फिर हमें। अच्छा तो ठीक है, तो तुम कल से शुरू कर दो, मैंने कब मना किया? दीपक की रजामंदी के साथ वो फूड ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी सास तब भी उसे रोज ताने देती रहती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन आर्थिक मंदी के कारण दीपक का काम चौपट हो जाता है। वो पूरी तरह से कंगला हो जाता है। वो थका हारा जब अपने घर आता है। दीपिका, दीपिका कहाँ हो तुम? जी हाँ जी, अभी आई। कहिए क्या हुआ? हमारा सारा काम चौपट हो गया है, मेरे पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं भगवान अब हमारा क्या होगा। मैं ना कहती थी बहू तू थोड़ा कम खाया कर, देख ले अगर तू कम खाती तो आज ये नौबत ही ना आती। और तू दीपक, तू भी इसका बहुत साथ दे रहा था ना, अब देख ले पलटी ना काया। माँ जी, अभी ये बात सोचने की नहीं है, बल्कि हमें इस बात का कोई हल ढूंढना होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तभी अचानक दीपिका अपना फोन चेक करती है और देखकर जोर से चिल्लाती है, ओह माय गॉड! अरे चिल्ला क्यों रही हो? आप सबको पता है मेरे YouTube के फूड ब्लॉगिंग चैनल से अब मुझे परमानेंट इनकम मिलना शुरू हो गया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ माँ जी, दीपक, मेरे YouTube चैनल से अब मुझे पैसे आने शुरू हो गए हैं। लोगों ने मेरे बनाए हुए फूड ब्लॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक किया है और अब मेरी वीडियोस की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह दीपिका अपनी फूड ब्लॉगिंग के जरिए अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कामयाब हो जाती है। उसकी सास सुमित्रा को अभी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती है। दीपक भी दीपिका की फूड ब्लॉगिंग में मदद करती हैं। इस तरह सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चेन्नई शहर में अरविंद नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीतल और बेटी अश्मिका के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे ही एक दिन अरविंद जब काम से घर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी बीवी और बेटी वहाँ उससे मिलने पहुँचते हैं। अजी ये कैसे हो गया? पता नहीं, एक गाड़ी आई और उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। पापा आप ठीक तो है ना? ये क्या हो गया आपको? क्या आप लोग इनके एक घर वाले हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए क्या बात है? जी देखिए, इनकी किडनी फेल हो गई है, अब ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। सुनिए जी, अब हमारा क्या होगा? पहले ही घर का गुजारा चलाना इतना मुश्किल था। माँ, पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब से घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगी। पर बेटी, तू क्या करेगी? मैं खाने का स्टॉल लगाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ये कहकर अश्मिका अपने माँ बाबा को घर ले आती है। वह बाजार से डोसे का सामान खरीदकर और ठेला किराए पर लेकर आ जाती है और डोसा बनाकर बेचना शुरू करती है। लोगों को उसका बनाया हुआ डोसा
बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। देखते ही देखते उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन ठेले पर ध्रुव नाम का एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है। जी, मैंने आपके डोसे की काफी तारीफ सुनी है। जी शुक्रिया। वैसे बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? जी, आपके यहाँ जो भी स्पेशल है वो मुझे दे दो। जी बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। ध्रुव उसे अपनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताता और चुपचाप उसके डोसे का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देता है और वहाँ पर डोसा खाने लगता है। डोसा तो काफी अच्छा बना है। वाह, क्या चटनी है, क्या सांबर है, मजा आ गया यार। जी शुक्रिया। ध्रुव वहाँ से चला जाता है। शाम को जब अश्मिका अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके दूर के बुआ और फूफा जी उनके घर आए हुए होते हैं। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम तो ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बेटी क्या कर रही हो आजकल? जी बस एक छोटा सा स्टॉल लगाती हूँ। क्या तुम ठेले पे काम करती हो? क्या हुआ जी? अरे तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? कल को जब इसकी शादी करोगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि लड़की ठेला चलाती है? ये बात बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरविंद कुछ सोचकर अश्मिका को ठेला चलाने के लिए मना कर देता है। अपने पिताजी की बात मानकर अश्मिका भी ठेला बंद करने के लिए तैयार हो जाती है और एक होटल की केटरिंग सर्विस में काम करना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव चेन्नई में हर जगह घूमता है और तरह तरह के खाने को ट्राई करता है, लेकिन उसके दिमाग में और उसके मुंह पर तो सिर्फ और सिर्फ अश्मिका के हाथ के बने हुए डोसे का ही स्वाद रह जाता है। पर जब वो वापस आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो अश्मिका का ठेला उसे वहाँ पर नहीं मिलता। वो उसे बहुत जगह ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। मगर तभी अचानक एक दिन वो उसे एक बस स्टैंड पर खड़ी मिलती है। अरे अरे तुम यहाँ? मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ नहीं ढूंढा यार। कहाँ थी तुम? जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं वही जो उस दिन आपके ठेले पे आया था। इतनी जल्दी भूल गए आप? अच्छा याद आया मुझे। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जी मेरा नाम ध्रुव है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने उस दिन आपके डोसे की पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। पता है उस पर कितना ट्रैफिक आया, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग आपके डोसे खाने की काफी मांग कर रहे हैं। पर वो काम तो मैं अब बंद कर चुकी हूँ। पर क्यों? अश्मिका उसे सारी बात बताती है। ध्रुव उसकी सच्चाई सुनने के बाद बहुत निराश होता है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतने लगता है और वो दोस्तों से आगे बढ़कर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों पार्क में बैठे होते हैं। वो अश्मिका, मैं सोच रहा था कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? ध्रुव किसी तरह अश्मिका को मना लेता है। अश्मिका भी अपने माँ बाबा की सहमति के साथ ध्रुव से मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद जब ध्रुव उसे अपने घर लेकर जाता है। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हैं आप? अरे बेटा क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? स्मेंथा जैसे ही अश्मिका और ध्रुव को शादी के जोड़े में देखती है उसका पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, ध्रुव ये क्या है? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। अरे माँ रुको तो सही, मैं समझाता हूँ ना आपको सब। ध्रुव किसी तरह अपनी माँ को मना लेता है और अश्मिता को अपने घर के अंदर ले जाता है। एक दिन ध्रुव अश्मिता की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक रेस्टोरेंट के आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। ये सब क्या है ध्रुव? ये है तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट।
जहाँ से अब तुम अपने खाना बनाने का टैलेंट लोगों तक पहुँचाओगी और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे अब तुम थैंक यू छोड़ो ना, बस फटाफट काम पे लग जाओ। अश्मिता तुरंत अपने खाने का जादू चलाती है। वहीं ध्रुव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कस्टमर्स बुलाने लगता है। देखते ही देखते उनके रेस्टोरेंट का खाना पूरे शहर में फेमस हो जाता है। लोग अश्मिता के हाथ का बना खाना बहुत पसंद करते हैं। वे उसकी तारीफें करते थकते ही नहीं थे। अपनी बहू को इस तरीके से फेमस होता देख उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को अपनाने और उससे माफी मांगने के बारे में सोचती है। ऐसे ही एक दिन ध्रुव की माँ और अश्मिता के माँ बाबा एक साथ उनके रेस्टोरेंट आते हैं। वह दोनों उनको एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। माँ, बाबा, आप लोग यहाँ पर? हमें यहाँ ध्रुव की माँ ने बुलाया है। अरे अम्मा, आप यहाँ? और अंकल आंटी आप भी? मैं बताती हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी हैसियत के आगे तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाई। मुझे माफ कर दे लाडू। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज माफी मत मांगिए। वैसे भी मैंने और ध्रुव ने जो भी किया था उसके लिए आपकी नाराजगी तो बनती ही है। तो क्या तुम्हें मेरी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा? अरे नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। बस अब आप सब लोग अंदर चलो। वो उन सभी को अंदर ले जाते हैं और अश्मिका उन्हें अपने हाथों का बना डोसा, इडली बनाकर खिलाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। थोड़े ही समय में अश्मिका अपने रेस्टोरेंट को और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है। राम सिंह अपनी बीवी सुनीता के साथ बेलापुर नाम के शहर में रहा करता था। उसकी 2 जुड़वा बेटियां थी, सोनल और मोनल। दोनों का रंग रूप, कद काठी, नैन नक्श, आवाज हूबहू एक जैसी थी। फर्क था तो बस इतना कि सोनल बहुत ही शांत, सुलझी हुई लड़की थी, वहीं मोनल घमंडी और बदतमीज थी। जब कभी भी कोई सोनल को उसके काम और स्वभाव को लेकर प्रशंसा करता तो मोनल के तन बदन में आग लग जाती। ऐसे ही एक दिन, अरे मेरी दोनों बच्चियां कहाँ हैं? जरा यहाँ तो आना। आए मम्मी, बस अभी। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए मोतियों की माला लाई हूँ। जरा पहन कर तो देखो, पूरे 100 मोती की माला है ये। क्या सच में? मोनल फटाफट से मोतियों को गिनना शुरू कर देती है। पर मम्मी, इसमें तो बस 98 मोती हैं, 2 मोती कम है। सोनल, तू बता, तेरी माला में कितने मोती हैं? इसमें तो पूरे हैं। मुझे पता था। आपने ना जानबूझकर मुझे ये कम मोती की माला दी है। हाँ, लो, मुझे नहीं पहननी आपकी ये माला। अरे नालायक, ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, गुस्सा मत करो, मैं उठा देती हूँ। हे भगवान, पता नहीं इस लड़की में कब अकल आएगी। जरा सीख अपनी बड़ी बहन से कुछ। मोनल गुस्से से तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है पर मोनल की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती ही जाती हैं। रोज ही किसी न किसी बात पर उसकी अपने घर वालों से बहस होती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन सोनल के बचपन का दोस्त प्रदीप उससे मिलने आता है। हाय सोनल, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, पर तुम बताओ, इतने दिनों बाद आए हो मिलने, भूल गए थे ना मुझे? कभी नहीं, मैं खुद को भूल सकता हूँ पर तुम्हें कभी नहीं। ओहो, अच्छा जी। ये लो, मेरी प्यारी सी सोनल के लिए एक मीठा सा तोहफा। थैंक यू। तुम्हें पता है ना मुझे चॉकलेट कितने पसंद है। और मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्या? हाँ, आई लव यू सोनल, विल यू मैरी मी? यस, आई लव यू टू। सोनल और प्रदीप एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। मोनल छुपकर उन दोनों को देख रही होती है।
क्योंकि वो भी हमेशा से ही प्रदीप को पसंद करती थी और प्रदीप को अपनी बहन सोनल के साथ इस तरह देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो वहाँ से भागकर दूर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रदीप सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मैं प्यार करती हूँ। सोनल उसकी कभी नहीं हो सकती, वो बस मेरा है। मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बहन को मारना ही क्यों न पड़े। इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी से पहले दोनों बहनें एक दिन एक जैसा ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती हैं। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। मोनल अपनी बहन सोनल को मैसेज करके बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बुलाती है। क्या बात है मोनल, तुम यहाँ क्यों चली आई और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पार्टी तो नीचे है ना, और तूने ये हाथ में एक कांच की बोतल क्यों पकड़ी है? तुझे मारने के लिए। आज तक तू हर चीज मुझसे छीनती आई है, प्यार, अपनापन, सब कुछ। सब लोग सिर्फ तेरी ही तारीफ करते हैं, और इतने पर भी जब तेरा मन नहीं भरा, तूने प्रदीप को भी मुझसे छीन लिया। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पागल हो गई है? मैं और प्रदीप बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये बात तू अच्छे से जानती है। पर अब नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब तुम मरोगी, वो भी मेरे हाथों से। मरोगी तुम। प्रदीप सिर्फ मेरा है। अपनी बहन को मारकर मोनल उसकी लाश को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और सब लोगों से झूठ बोल देती है कि डिप्रेशन के चलते मोनल ने सुसाइड कर लिया था, जबकि वास्तव में मरी सोनल थी। अब वो अपनी बहन की जगह ले लेती है और सबके सामने सोनल बनकर रहती है। वक्त बीतता जाता है और मोनल और प्रदीप की शादी हो जाती है। प्रदीप उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन, पता है सोनल, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। करो करो, बेशुमार प्यार करो। तुम्हारे इस प्यार को पाने के लिए ही तो मैंने उस सोनल को मारा था। क्या हुआ मेरी जान, कहाँ खो गई? ऐसे चुप मत हुआ कर। कहीं नहीं जानू, बस तुम्हारी आंखों में। वक्त बीतता जाता है। प्रदीप मोनल को बहुत खुश रखता है और उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देता। ऐसे ही एक दिन वो उसे लेकर बीच पर जाता है। ये कौन सी जगह है? अरे तुम भूल गई? यही तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, चलो आगे चलो, कुछ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ, चलो। दोनों चलते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर आई लव यू लिखा होता है। उसे देखकर प्रदीप बोलता है, सोनल, तुम्हें याद है ये हमने लिखा था? हाँ बिल्कुल याद है, ऐसे कैसे भूल सकती हूँ, इतनी भुलक्कड़ थोड़ी हूँ। अच्छा, तो बताओ हमने कब लिखा था? अब वो जब हम यहाँ पर मिले थे। झूठ अच्छा बोल लेती हो तुम मोनल। मोनल नहीं, सोनल जानू, ये क्या कह रहे हो? और कैसा झूठ? यही कि तुम सोनल नहीं मोनल हो। ये क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं सोनल हूँ, सोनल। मुझे पहले दिन से ही तुम्हारे ऊपर शक था, पर आज शक यकीन में बदल गया, क्योंकि मैंने और सोनल ने कभी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, और ना ही हम कभी यहाँ आए थे। तुमने ही मारा है ना मेरी सोनल को, यही सच है ना? बोलो। हाँ हाँ, मारा मैंने उसे, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे छीन रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी वो तुमसे शादी कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने सिर्फ मुझे और मुझे पाने के लिए अपनी बहन तक को मार दिया। इस तरह मोनल अपना सारा सच प्रदीप को बता देती है। प्रदीप उसे पुलिस के हवाले कर देता है और कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। अदालत मोनल को मर्डर और धोखाधड़ी के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। वो जेल में अपने किए का पछतावा करती ही रहती है।
इस तरह प्रदीप अपनी सोनल को इंसाफ दिलाता है, साथ ही सारा सच सबके सामने लाता है और सारी उम्र सोनल की याद में बिता देता है। दिल्ली शहर में स्वाति नाम की एक अनाथ, पढ़ी लिखी पर थोड़ी सी पगली लड़की रहती थी, जो एक एनजीओ में बतौर टीचर काम करती थी। वैसे तो उसकी कई सहेलियां थी, पर फिर भी वो तन्हा सी थी। उसे पता भी ना था कि एक दिन सोशल मीडिया के थ्रू उसे एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जो उसे उसकी जान से भी ज्यादा अजीज हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये कहानी है सोशल मीडिया के जरिए पनपे डिस्टेंस वाले राहुल और स्वाति के प्यार की। राहुल एक पढ़ा लिखा पर लक्ष्यहीन लड़का था। वो अपने माता पिता की इकलौती बिगड़ैल संतान था। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। अक्सर अपनी तन्हाई मिटाने के लिए वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। ऐसे ही सर्दियों की एक रात 10 बजे। हेलो मिस स्वाति, आपकी डीपी तो बहुत ही मस्त है यार। स्टॉप फ्लर्टिंग। हाँ, मैंने तो डीपी लगा ही नहीं रखी। ओह इंटरेस्टिंग। वैसे जवाब काफी करारे हैं आपके। लो जी, सब तो एवे ही कहते आ कि आलू बहुत करारे आ। तो आओ फिर कभी आलू चाट के ठेले पे खाते हैं साथ में। ओह अच्छा जी, फिलहाल के लिए टाटा बाय। ऐसे कौन बात करता है यार। स्वाति उस वक्त तो ऑफलाइन हो जाती है, पर राहुल से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या, दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तो दोनों को लिखी हुई बातों से भी आवाज आने लगती है और उन आवाजों में संगीत के सुर भी गुनगुनाने लगते हैं। हेलो स्वाति, कैसे हो? लंच किया आपने? हाँ कर लिया। वैसे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? पूरे 2 दिन बाद रिप्लाई कर रही हो मैडम। कहाँ बिजी थे? इतना परेशान हो गया था मैं, पता है तुम्हें? अरे बस बस, बहुत हुआ तुम्हारा। बच्चों को पढ़ा रही थी। अच्छा तो ये बात है, तो पहले क्यों नहीं बताया? वैसे मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। बड़ा प्यारा गाना है। अच्छा तो हम चलते हैं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तुम्हारा दिल है या कुआं, कभी भरता ही नहीं है। अगर ज्यादा जिद करोगे ना तो दोबारा कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा सॉरी। तो फिर कब मिलोगी मैडम? जब तुम कहोगे। पर कहाँ? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया। इस तरह दोनों की गाते गुनगुनाते ढेरों बातें होती ही रहती थी। 2 साल बिना एक दूसरे को देखे दोनों की चाहत बढ़ते ही जा रही थी। धीरे धीरे उनकी ये बातें गहरी दोस्ती देन एक अनकंडीशनल सो कॉल्ड लव में कन्वर्ट होती चली गई। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐसे ही एक दिन राहुल और स्वाति एक दूसरे से सीसीडी में मिलते हैं। स्वाति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वैसे ये कॉफी काफी टेस्टी है। समझने की कोशिश करो यार। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ? हाँ? कभी गुस्सा, कभी कॉमेडी, यार कभी सीरियस भी ले लिया करो मेरी बातों को। अच्छा ठीक है बाबा, बोलो। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, तुम्हें लड़का कैसा पसंद है? काश तुमने कभी व्हाइट सॉस पास्ता के लिए पूछा होता। अरे पास्ते की तो दुकान लगा दूंगा, दुकान। पर अब सीरियसली बताओ यार। लड़का फौजी होना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बहुत सारा प्यार करे। वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? एकदम तुम्हारे जैसी। आई रियली लव यू यार। क्या राहुल? विल यू मैरी मी? पागल हो क्या? हाँ पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। शादी कोई हलवा है क्या? अरे नहीं है तो बना दूंगा हलवा। मैं तुम्हें पाने के लिए बावर्ची भी बन जाऊंगा यार। बताओ मुझे प्यार करती हो या नहीं? आई लव यू टू राहुल। तुम अभी सेटल नहीं हो, कैसे होगा सब? अरे सब हो जाएगा, तुम बस देखते जाओ।
इस तरह स्वाति की वजह से दिशाहीन राहुल को एक लक्ष्य मिल जाता है और वो अपने प्यार को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देता है। रात भर जागने वाला राहुल सुबह 4 बजे उठकर रनिंग करता और अपनी फिटनेस पर ध्यान देता, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगता और स्वाति से बात करना कम कर देता है। स्वाति भी अपने एनजीओ के बच्चों में मग्न रहने लगती है, पर उसे राहुल के बिहेव में इतना चेंज देख बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल का त्याग रंग लाता है और वो एक फौजी बन जाता है। कुछ ही समय बाद उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है और वो पूरे 20 दिन बाद स्वाति को कॉल करता है। हेलो स्वाति। राहुल, तुम अब याद आ रही है तुम्हें मेरी? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बाप रे, इतना गुस्सा। तुम्हें पता है स्वाति, गुस्सा करने से फेस की स्माइल चली जाती है और तुम हंसते हुए बड़ी प्यारी लगती हो। बस करो, बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। अच्छा सुनो, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बट उसके लिए तुम्हें वीडियो कॉल पिक करना पड़ेगा। अच्छा, अभी? ठीक है। देखो स्वाति, तुम्हारा राहुल अब बन गया है फौजी। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? हाँ, डेफिनेटली करूंगी यार। अरे तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम जल्दी से दिल्ली वापस आ जाओ। मैडम, इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली है। परसों यानी 9 जनवरी को आ रहा हूँ मैं। सच्ची? तुम आ रहे हो ना? हाँ, पूरे 10 दिन की छुट्टी मिली है मुझे। कुछ ही समय बाद 9 जनवरी का दिन आ जाता है। दोनों की मुलाकात एक टेम्पल में होती है, जहां दोनों की आंखों ही आंखों में काफी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी राहुल को एक कॉल आता है। राहुल, तुम्हारी छुट्टियां रद्द हो गई हैं। सीमा पर अवसाद बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें फौरन आना होगा। ओके सर। क्या हुआ राहुल? आई एम रियली सॉरी स्वाति, मुझे जाना होगा। मत जाओ ना वहाँ पर बहुत डेंजर है। स्वाति, दुश्मनों को हराकर मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन अभी जाना होगा मेरी जान। और हमारी शादी? ये लो, अब हो गई तुम मेरी हमेशा के लिए। राहुल मौके की नजाकत को देख स्वाति के साथ मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। वहीं शादीशुदा स्वाति अपनी मांग का सिंदूर लगाए रहती है और राहुल के आने का इंतजार करती है। वहीं उसके आसपास के लोग एक कुंवारी लड़की को सुहागन की तरह देख तरह तरह की बातें करने लगते हैं। आय हाय, देखो तो ना जाने किसके नाम का सिंदूर लगाती है। कोई गड़बड़ है क्या? घोटाला है? ओए होए। मैं तो कहती हूँ जरूर कोई चक्कर है, चक्कर। ना जाने कौन है इसकी जिंदगी में। समय बीतता जाता है। लोगों के ताने सुन सुनकर बेचारी स्वाति का जीना दुश्वार हो जाता है। तभी एक दिन उसे सीमा पर कुछ जवानों के बॉम्ब ब्लास्ट में मरने की खबर आती है। जब वो और जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि राहुल की भी बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई है। ये सुन स्वाति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरा इकलौता जीने का सहारा छीन लिया। वहीं मुरादाबाद में रह रहे राहुल के माता पिता को अपने बेटे के शहीद होने की खबर सुन बहुत बड़ा सदमा लगता है। मेरा लाल इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चला गया। अरे मेरा बच्चा, हम कैसे जिएंगे तेरे बिना? इस तरह राहुल के शहीद हो जाने के बाद उसका परिवार टूटकर बिखरने लगता है। वहीं स्वाति भी उसके गम में बहुत मायूस हो जाती है, पर किसी तरह खुद को संभालते हुए कुछ दिन बाद वो राहुल के परिवार वालों से मिलने उनके घर जाती है और उन्हें अपनी और राहुल की गुपचुप हुई शादी के बारे में बताती है। राहुल के माता पिता सब समझ जाते हैं और स्वाति को अपना लेते हैं और स्वाति भी अपने सास ससुर की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमारी गुपचुप ब्याही बहू ने अपना फर्ज और प्यार निभाया।
तो आज सैल्यूट करते हैं फौजी की बीवियों और परिवार वालों को। अगर आपको भी देश के फौजियों से प्यार है तो कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।